नमस्कार। आज के इस खास कार्यक्रम में स्वागत है और आज हमारे खास मेहमान श्री विजय शंकर पांडे जी हैं। विजय शंकर पांडे जी भारत सरकार के रिटायर्ड सचिव रहे हैं और देश के उन तमाम वरिष्ठतम आईएएस अधिकारियों में से एक हैं। श्री पांडे जी ने उत्तर प्रदेश और भारत सरकार में अलग अलग प्रशासनिक पदों पर लगभग 3 दशक से भी ऊपर समय तक काम किया है और आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस समय जो देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम दिखाई दे रही है किसान आंदोलन की, इस आंदोलन के पीछे के कारण क्या हैं, इस आंदोलन के पीछे क्या वजह रही है कि ये आंदोलन देखते ही देखते इतना बड़ा रूप ले लिया है और इसका समाधान क्या है। तो पांडे जी आपका स्वागत है और पहला सवाल तो यही है कि क्या यहाँ चूक हो गई है सरकार से या शासन तंत्र से कि ये जो तीनों कृषि कानून बनाए गए, तो बनाने के पहले क्या आपको भी लगता है कि किसानों को भरोसे में नहीं लिया गया और लिया जाना चाहिए था? देखिए मिश्रा जी, ये जो कृषि कानून है उनमें से 2 कानून तो कई वर्षों से चर्चा में रहे हैं, जैसे ये मंडी समितियों का कानून और ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जिसको कहा जाता है, उसके बारे में बहुत वर्षों से चर्चा चल रही थी और यूपीए सरकार के दौरान भी इस पर कई कमेटियां बनी और कई कमेटियों ने कई रिकमेंडेशन दिया, परंतु इसमें कोई भी निश्चित स्वरूप इसका उभर के कभी नहीं आया कि क्या किया जाना चाहिए। देखिए, हम सभी लोग जानते हैं कि हमारा जो देश है अभी भी 70% लोग किसानी पर आधारित हैं और इतनी बड़ी जनसंख्या का जो इशू है उसको बहुत संवेदनशील ढंग से सरकारों को लेना पड़ेगा और लेना चाहिए। वर्तमान जो ये कानून लाए गए उनमें दिक्कत यही थी। देखिए, चर्चा बहुत वर्षों से चल रही थी और कई स्तरों पर किसानों के लोगों से चर्चा भी हुई है, ये इस तरह के रिकॉर्ड मौजूद है, लेकिन जब इसका जो कानून पहले ये ऑर्डिनेंस में लाया गया, देखिए मिश्रा जी, कोई भी काम किया जाना अच्छा हो या ना हो ये तो समय बताता है, लेकिन कैसे किया जाता है ये भी बहुत महत्वपूर्ण बिंदु होता है। ऑर्डिनेंस से ये तीनों कानून लाए गए, उसके बाद जो जब ये लोकसभा में पास हुआ, उसके बाद राज्यसभा में पास होने के दौरान भी काफी तरह की स्थितियां पैदा हुई, तो सभी की जानकारी में है, वॉइस वोट से हुआ और जो भी बातें आई, तो इन चीजों को लेकर जो संदेह था वो बढ़ता चला गया और आज जो स्थितियां हैं वो डेफिसिट ट्रस्ट जैसे कहते हैं, सरकार और किसानों के बीच में एक बहुत बड़ा एक संदेह की स्थिति पैदा हो गई है। सरकार का कहना है कि ये सारे कानून किसानों के हित में हैं और इस पर हम बहुत कमेटियां चर्चा कर चुकी हैं, वहीं किसानों का कहना है ये हमारे हित में नहीं है। देखिए, इस स्थिति में दोनों पक्ष अपनी अपनी बात को बड़ी मजबूती से रख रहे हैं, सरकार भी बड़ी मजबूती से रख रही है और किसान भी बड़ी मजबूती से रख रहे हैं। स्थिति इसलिए जटिल हो गई कि कोई भी पक्ष अपनी बात से पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब सरकार की जिम्मेदारी बनती है इस स्थिति में कि वो ऐसे मामले में, ऐसे माहौल में ऐसा कोई रास्ता निकाले जिससे कि इस समस्या का समाधान हो सके। पांडे जी, आपकी बातचीत और मैंने आपके 1-2 रिपोर्ट भी देखी थी, एनालिसिस आपकी जो छपी थी सोशल मीडिया पर। पहली बात तो ये कि ट्रस्ट डेफिसिट कहीं ना कहीं सरकार और किसानों के बीच में साफ तौर पर दिखाई दे। दूसरा जो अहम सवाल है टाइमिंग को लेके, कि जब पूरा देश और पूरी दुनिया कोविड-19 की महामारी से जूझ रही थी, उस महामारी के बीच में आखिर ऐसी कौन सी अर्जेंसी थी और कौन सी इमरजेंसी थी कि ये तीनों कानून जो कि देश की आबादी के लगभग 60 से 70% हिस्से को कवर करते हैं, उसको ऑर्डिनेंस के जरिए लाया गया आनन फानन में। तो ये जो तरीका है जिसके बारे में आपने भी इशारा किया है साफ तौर पर, कि जो तरीका था उसको लेके लोगों को शंका है, उनके मन में डर है और किसानों को लगता है कि शायद ये कानून लागू रहा देश में तो इसको लेके धीरे धीरे उनकी खेती और किसानी पर कारपोरेट का कब्जा हो जाएगा और वे अपने ही खेत में मजदूर की भूमिका में आ जाएंगे। तो इसलिए इतना बड़ा आंदोलन दिखाई दे रहा है।
अगर हम किसान आंदोलन पर नजर डालें पूरे दुनिया के और खासतौर से भारत के, तो भारत में इसके पहले एक उदाहरण मिलता है हम लोगों को कि 1907 में किसान आंदोलन हुआ था और वह आंदोलन लगभग 9 महीने चला था। लेकिन उस समय भारत आजाद नहीं था, भारत अंग्रेजों की गुलामी में था और अंग्रेजों ने जो कानून बनाया था किसानों के लिए, उसका किसानों ने बहुत ही मुखर तरीके से, बहुत ही प्रभावी तरीके से विरोध किया और उस विरोध के चलते आंदोलन 9 महीना चला और किसानों के सामने अंग्रेजी हुकूमत को झुकना पड़ा। ये दूसरा उदाहरण मिल रहा है। भारतीय किसान यूनियन के जो संस्थापक थे टिकैत, उन्होंने भी बहुत बड़ा किसान आंदोलन खड़ा किया था और माना जाता है कि चौधरी चरण सिंह किसानों के नेता माने जाते हैं और माने जाते थे, लेकिन जिस तरह का आंदोलन टिकैत ने खड़ा किया उत्तर प्रदेश में, उस तरह का आंदोलन चौधरी चरण सिंह जी भी नहीं खड़ा कर पाए। लेकिन इस आंदोलन में और महेंद्र सिंह टिकैत के आंदोलन में जो बेसिक फर्क दिखाई दे रहा है कि यह आंदोलन जितना अनुशासित है, जितना व्यवस्थित है और जितना ऑर्गेनाइज्ड है, शायद ही इसके पहले स्वतंत्र भारत के इतिहास में कोई किसान आंदोलन इतना अनुशासित, ऑर्गेनाइज्ड और व्यवस्थित रहा हो। दूसरा, बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से किसान एक ही बात की मांग कर रहे हैं कि पहले आप इन तीनों कानूनों को वापस लीजिए और उसके बाद आप कोई नया कानून लाइए जिसमें कि किसानों को तमाम सहूलियतें दीजिए। तो मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप अपने इस देश और समाज के जो बहुत बड़ा वर्ग है उसको बताएं कि ये जो कृषि कानून लाया गया है, जिसका कि जिक्र अभी आपने पहले भी कहा कि मंडी समितियों के बारे में अलग अलग फोरम पर पहले चर्चा होती रही, ये पहली बार नहीं हुआ है, लेकिन जो तरीका अपनाया गया उसको लेके ऐतराज है किसानों को। तो हम सबसे पहले कि बेसिक प्रॉब्लम क्या है, अगर कौन सी ऐसी बात है जिसको कि अगर सरकार मान लेती है तो किसान भी संतुष्ट हो जाएंगे, और कौन सी ऐसी बात है जो किसानों की तरफ से कही जा रही है जिसको मानने में कि सरकार को दिक्कत आ रही है और सरकार किसानों की बात इधर उधर के वार्ता कोशिश कर रही है, विज्ञापन छपवा रही है, अलग तरीके से संवाद कायम करने की कोशिश कर रही है, किसान यूनियनों को तोड़ने की कोशिश कर रही है। इस तरह के तमाम हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, तो थोड़ा इसको विस्तार से बताइएगा। देखिए मिश्रा जी, एक तो सबसे पहले हम लोग को समझ लेना चाहिए कि जो एग्रीकल्चर है, कृषि है, वो अन्य व्यापार से एकदम अलग है। ये शायद सबसे बड़ी जो मुझे लगता है जो गलती इस सरकार ने की है वो इस फर्क को शायद नहीं समझ पाई। देखिए हर समय ये बात समझ लेनी चाहिए कि जो डिमांड और सप्लाई का जो रूल है उसके अनुसार सारा व्यापार चलता है कि जिस चीज की मांग ज्यादा होती है वो चीज ज्यादा पैदा की जाती है, और जब जो किसी चीज की बहुतायत हो जाए तो उसका मूल्य गिर जाता है। और इसी को जो इतने भी बिजनेसमैन हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उद्योगपति हैं, ये इस बात को ध्यान में रख के उतना ही पैदा करते हैं जितना मार्केट में मांग हो, इसलिए उसकी मूल्य जो है वो स्थिर रखता है, गिरता नहीं। कृषि के साथ दिक्कत ये है कि जैसे गेहूं आप उदाहरण लीजिए, सारा का सारा गेहूं 1 अप्रैल से लेकर 15-20 मई तक कट कर बाजार में आ जाता है, जबकि मांग उसकी साल भर की होती है। तो जो डिमांड सप्लाई का जो जिसे कहते हैं ये डिफरेंशियल है, ये जो भेद है, ये पैदा हो जाता है। माल आ गया पूरा साल भर का, खर्च होगा 11 अगले महीने में भी, और इसलिए मार्केट की जो कंडीशंस है, जो जिसे कहते हैं बाजार को खुला छोड़ देना चाहिए, अगर आप उससे खुला छोड़ दें तो कृषि उत्पादों का मूल्य एकदम शून्य हो जाएगा। हम लोग इसको देखते रहे हैं, जैसे आलू की जब पैदावार होती है, जब वो आलू निकलती है, तो मिश्रा जी हम लोग आजकल 20 रुपए किलो और 40 रुपए किलो ले रहे हैं, 8 आने में कोई लेने वाला नहीं रहता, क्योंकि एकाएक बाजार में आलू बहुतायत में आ जाता है, कंजम्पशन होता नहीं, स्टोरेज हम लोगों ने बनाया नहीं, वो पेरिशेबल है, वो नष्ट हो जाती है, इसलिए किसान जो है उसको 8 आने 1 रुपए में बेचने मजबूर हो जाता है। और मैंने इस चीज को स्वयं देखा है, मैं जिला मजिस्ट्रेट इटावा था, वो पूरा एरिया
आलू का है वो पैदा करने वाला फर्रुखाबाद, ये पूरा बेल्ट जो है, वहां पर ऐसी स्थिति आ जाती थी कि लोग अपनी बैलगाड़ी से सारा का सारा आलू नीचे गिरा के चले आते थे, क्योंकि उन्हें वापस ले जाने का जो खर्च था वो भी उसके मूल्य से ज्यादा था। तो एक तो किसान के जो उत्पाद हैं और कृषि उत्पाद है, इसको सरकार कभी बाजार के साथ तुलना न करे। ये सबसे बड़ी गलती ये सरकार ने की है, इसको बाजार मान के, ये बाजार नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बाजार के सिद्धांत लगते ही नहीं, क्योंकि मांग और सप्लाई के बीच में एक बड़ा गैप हमेशा पैदा हो जाता है जब भी उसकी फसल निकलती है। आप यही हालत चावल ले लीजिए, जो धान है, सितंबर अक्टूबर में धान बहुतायत आ जाता है पूरे देश में, खाएंगे लोग 12 महीने में उसे, इसलिए उसका मूल्य गिरना तय है। तो एक तो बाजारी व्यवस्था, जो मेरी समझ है, बाजारी व्यवस्था कृषि उत्पादों के मामले में लागू नहीं हो सकती, और शायद मोदी सरकार को गलतफहमी हो गई कि वो जो बाजारीकरण का जो उससे बड़ा प्रगति होती है और उससे बड़ा विकास होगा, ये बहुत बड़ी गलती है जिसको उन्हें मान लेना चाहिए। दूसरा बिंदु, देखिए, सरकार हमेशा लोगों के वोट से बनी है, उसकी इच्छा को रिप्रेजेंट करती है, उसकी इच्छा को प्रदर्शित करती है, ऐसा माना जाता है। इसलिए लोग जो चाहते हैं वही आप करिए। कभी कभी आपको समझाने की जरूरत पड़ती है कि शायद सामान्य लोगों की समझ में ना आए, तो उसको आप समझाइए। ये काम सरकार का है समझाने का, और अगर आप नहीं समझा पाते तो ये भी मान लीजिए कि आप ही हमेशा सही नहीं है। हो सकता है जो लोग कह रहे हैं वो सही कह रहे हो, और वासिन जी, इस मामले में लोग गलत नहीं कह रहे हैं। उनका ये कहना है कि एक तो आप ये गलती जो कर रहे हो, बाजार प्राइवेट प्लेयर्स को लाना, देखिए, हमेशा मैं इस बड़े क्षमा उसके साथ कहता हूं, देखिए, जो बिजनेस में आदमी बैठा है वो धर्मादा करने नहीं आया है, वो पैसा कमाने आया है, और पैसा तब कमाएगा जब उसे मौका मिलेगा। किसान की स्थिति यह है कि जब उसके पास पैदावार आ जाती है तो बहुतायत में माल होता है, खरीदने वाले लोग होते नहीं, तो उसके दाम गिरना तय है। इसलिए उसके लिए एक संरक्षण चाहिए और ऐसी व्यवस्था चाहिए जो उसकी इस कठिनाई को देख सके। देखिए मिश्रा जी, एमएसपी जो न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करने वाला निर्णय और फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बनाने वाला निर्णय कोई बेवकूफों ने नहीं लिया था। देश की स्थिति देखते हुए ली गई कि हमारे देश में पैदावार करने वाले राज्य 6 हैं और खाने वाले राज्य 30 है। तो हमें सरप्लस वाले राज्यों से माल लेकर हमें डेफिसिट वाले राज्यों में ले जाना पड़ेगा। उसके लिए संस्था चाहिए, उसके लिए फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को बनाना पड़ा। उसमें क्या भ्रष्टाचार व्याप्त, कैसी अनियमितता करती, ये दूसरा विषय है। उसी तरीके से अगर आप समर्थन मूल्य न लागू करें तो किसान का गेहूं, यही व्यापारी लोग उसको, जो आज 1840 रुपए प्रति क्विंटल का जो मूल्य है, उसको वो 800 रुपए, 500-700 रुपए से ज्यादा में नहीं लेंगे। और मिश्रा जी, हम लोग जो पेरिशेबल कमोडिटी है उसको इसके बारे में देख चुके हैं। मैंने आलू का उदाहरण दे दिया, यही उदाहरण टमाटर का होता है, यही उदाहरण सब्जियों का होता है। आप अगर गाँव में चले जाएं, जब किसी सब्जी का जो पीक सीजन होता है पैदावार का, वहां जाके देखिए सब्जियों को किस दाम पर वो आढ़तियों को बेचते हैं, अंत में जाकर हमको आपको किस मूल्य पे मिलती है, उनमें दोनों में कोई सामंजस्य नहीं है। इसलिए कि सबसे पहले जो मेरी समझ है, जो मैं हमेशा कहता रहा हूं, कि सरकार को कभी भी कृषि को बाजार के साथ मिलाकर नहीं देखना चाहिए। यह अलग चीज है, अलग तरह का। दूसरा, कृषि के साथ जुड़े लोग हमारे सबसे गरीब लोग हैं। देखिए, हमारे देश के 70% आबादी कृषि पर आधारित है, और कृषि की स्थिति हमेशा से सभी जो जानकार लोग हैं, आप लोग जो इतने वर्षों से देख रहे हैं, सभी आप मानते हैं कि कृषि की स्थिति अच्छी नहीं है और इसमें बहुत कम मुनाफा है, बहुत कम फायदा है। और इसलिए इसके ऊपर हमेशा दुनिया की सारी सरकारें, मैं आपसे बता रहा हूँ, भारत देश वह देश है जो कृषि में सबसे कम सब्सिडी देता है। जापान, यूरोपियन कंट्री, अमेरिका कृषि में हमारे देश से कई गुना सब्सिडी देता है। आजकल आप मिश्रा जी पढ़ रहे होंगे कि चारों तरफ एक सोशल मीडिया पे लाया जा रहा है कि किसानों को इतना हजार का, इतने लाख करोड़ की सब्सिडी दी जा रही है, उसके बाद इनका पेट नहीं भर रहा है और ये आंदोलन पे उतारू है क्योंकि इनको इतना पैसा मुफ्त में मिल रहा है, बिजली मुफ्त मिल रही, पानी मुफ्त नहीं। तो मिश्रा जी, ये आपके देश में नहीं हो रहा है, ये दुनिया भर में हर जगह होता है, और सबको पता है कि अगर इन्हें आपने नहीं दिया तो वही मार्केट फोर्सेस जो हैं उनको क्रश कर देंगे।
क्योंकि इनको एक समय में ज्यादा पैदावार आती है, खर्च उतना होता नहीं, कंजम्पशन होता नहीं, इसलिए माल गिरेगा। तो मेरा ये ऐसा मानना है कि सरकार को बहुत ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए कि चूंकि अब लोग इस बात को बहुत मोटे तौर पर बड़े मजबूती से कह रहे हैं, बहुत संघर्ष कर रहे हैं, अपनी बात को समझाने के लिए ठंड में बैठे हुए हैं, तो उनकी बात में कुछ दम है। सरकार को कभी कोई कानून वापस लेने या लोगों की सही बात मान लेने से कभी नुकसान नहीं होता, इससे उसका फायदा होता है। लोग समझते हैं कि सरकार संवेदनशील है। सरकार को अगर इसी तरह से वो ठंड में बैठाए रहे तो सरकार के ऊपर एक साफ ये आरोप लग जाएगा कि ये बिल्कुल संवेदनहीन है और इस बात को समझने को तैयार नहीं। आज आप इसको वापस ले लीजिए, आप किसानों से बात कर लीजिए, आपकी शक्तियां वर्तमान हैं, आपकी शक्तियां विद्यमान हैं, आप जितनी बार कानून बनाना चाहिए उतनी बार कानून बनाइए, आपको रोकता कौन है? जैसे आप ये कानून बनाए फिर बना लेना, लेकिन तब कम से कम आप दूसरे पक्ष के साथ बैठकर उनकी सारे संदेह जो है उनको दूर करने की स्थिति रहेंगे और शायद ऐसा आप कानून बनाए कि जो उनके भी हित में होगा और कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने जैसा कि क्लेम किया जा रहा है उसके लिए भी अच्छा होगा। मिश्रा जी, हमारे देश में कृषि के क्षेत्र में करने के लिए बहुत है और उनको करने के लिए कानून आप न भी लाइए तो भी हो जाएगा, लेकिन हमारी सरकारों ने इस दिशा में कोई काम नहीं किया है। और ये सिर्फ एनडीए सरकार नहीं, ये यूपीए सरकार हो चाहे पिछले 40 साल की सरकार रही हो। मैंने अपनी जो नौकरी शुरू की वो नीचे से शुरू की है और 38 वर्ष की मेरी सेवा में आपसे बता दूं, किसानों की समस्या, किसानों कैसे करते हैं, ये सब हम लोग देखते रहे। इनके साथ बहुत कुछ गलत हो रहा, इसको ठीक किया जाना चाहिए। सरकारों को बहुत ज्यादा इस पे प्रयास करना चाहिए और बहुत सी ऐसे और प्रयोग करने चाहिए और ऐसे काम करने चाहिए जिससे किसानों का फायदा हो। इसलिए किसानों के प्रति अब सरकार को नरम दृष्टिकोण अपनाते हुए इन कानूनों को वापस ले लेना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। दो तीन जानकारी है जो कि हम चाहते हैं कि अपने दर्शकों के साथ साझा किया जाए। पहली बात तो ये कि देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में इंटरवीन करने की कोशिश कर रही है और लगातार वो सुनवाई कर रही है और सुप्रीम कोर्ट की कोशिश है कि किसी भी तरह से ये जो विवाद और डेडलॉक बना हुआ है सरकार और किसानों के बीच में वो दूर हो। दूसरी एक और आंकड़े हमारे आपके सबके सामने है, जैसे कि आपने खुद कहा कि आजादी के बाद से लेके अब तक सरकारें चाहे जिसकी भी रही हो, जिस भी सत्तारूढ़ दल की रही हो, लेकिन किसानों के मामले को लेके उतनी गंभीरता नहीं दिखाई गई और शायद यही कारण है कि लगातार जो फार्मर डिस्ट्रेस है, किसानों की जो बदहाली है वो लगातार बढ़ती गई, उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ती गई और डिस्ट्रेस के चलते उनका आत्महत्या करने की वारदातों में भी लगातार बढ़ोतरी हुई है। सरकारें चाहे जो दावा करें, लेकिन आंकड़े बताते हैं, खुद सरकार की तरफ से आंकड़े जारी किए जाते हैं कि साल दर साल किसानों के आत्महत्या करने की वारदातों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। तो अगर उनकी माली हालत बेहतर हो रही होती तो आत्महत्या करने की जो घटनाएं हैं उसमें कमी आती, तो कमी आने के बजाय बढ़ रही है। तीसरा ये भी है कि एक तरफ हम कहते जरूर हैं कि यूनिफॉर्म के लिए कानून लाए जा रहे हैं, लेकिन आपने ही अपने आर्टिकल्स में लिखा है कि देश के तमाम ऐसे राज्य हैं जहां मंडी समितियां नहीं है, मंडी परिषद वहां एबॉलिश है। उन राज्यों में एमएसपी की घोषणा जरूर होती है, लेकिन उस रेट से किसानों से उनकी उपज की खरीद नहीं होती है और जो परचेज सेंटर बनाए जाते हैं, क्रय केंद्र, वो एक अलग तरीके के भ्रष्टाचार और घोटाले का अड्डा बन जाते हैं, मंडी समितियों से लेके परचेज सेंटर तक में। तो एक इन तमाम चीजों के मद्देनजर अगर हम कहें तो और अकाली दल के जो लोग हैं जिनकी एक नेता सरकार में मंत्री भी थी और इन तीनों कानूनों के विरोध में उन्होंने मंत्रिमंडल से त्याग पत्र दिया था, तो किसानों की बात और उनकी बात पर अगर भरोसा किया जाए तो उन लोगों का सीधा आरोप है कि जब ये तीनों कानून बनाए जा रहे थे, जब ऑर्डिनेंस लाए जा रहे थे, तो मंत्रिमंडल के भी तमाम लोगों से भी सलाह मशविरा नहीं किया गया। एनडीए के में शामिल जो बाकी राजनीतिक दल थे उनसे भी कोई डिस्कशन नहीं हुआ और अपने मन से यूनिलेटरल तरीके से पहले ऑर्डिनेंस लाया गया और फिर इसको बिल पेश करके मनमानी तरीके से पास करा लिया गया पार्लियामेंट के दोनों सदनों से।
अब हालात ये है कि किसानों के ऊपर, जैसे आपने कहा कि सोशल मीडिया में छपवाया जा रहा है कि सबसे ज्यादा सब्सिडी किसानों को दी जाती है भारत में, और किसान की आदत खराब हो गई है सब्सिडी खाते खाते। आप ही ने बताया कि दुनिया के तमाम ऐसे देश हैं जो कि भारत से ज्यादा किसानों को और एग्री सेक्टर में सब्सिडी दे रहे हैं। तो ये बात सही नहीं है। ठीक उसी तरह से जो नैरेटिव चलाए जा रहे हैं कि किसानों का आंदोलन नक्सलियों का आंदोलन है, किसानों का आंदोलन खालिस्तानियों का आंदोलन है, किसानों का आंदोलन एंटी नेशनल है, किसानों के आंदोलन के पीछे वे लोग हैं जो प्रधानमंत्री के विरोधी हैं, जो केंद्र सरकार के विरोधी हैं, और इसलिए किसानों की मांगे जायज नहीं है, और देश के 3/4 जो किसान हैं वे इन कानूनों के पक्ष में। तो आपको लगता है कि सरकार की तरफ से जो नैरेटिव चलाए जा रहे हैं, जो इस तरह के एलिगेशन सोशल मीडिया के जरिए उछाले जा रहे हैं, वे इस आंदोलन में आग का घी का काम कर रहे हैं और किसानों की नाराजगी और बढ़ रही है, और जो एक कंसेंसस बनने की और संभावना बढ़ रही थी उसमें रुकावट आ रही है? देखिए निशा जी, सबसे पहले आपने जो सुप्रीम कोर्ट का जो इंटरवेंशन की बात की, तो मेरा ये व्यक्तिगत विचार है कि सुप्रीम कोर्ट का काम सरकार और आंदोलनकारियों के बीच में समझौता कराना नहीं है। ये न कभी काम था, न कभी है, न कभी होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का काम है दो पक्षों के बीच में कोई कानूनी विवाद हो जाए, जो कानून के अनुसार उसकी अधिकार हो सेटल करने का, उसको देखे, या कभी किसी नागरिक की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन हो रहा हो, फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा, तो उसको देखे। अब रास्ता रोकने को लेकर अगर व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन करेंगे तो आंदोलन नाम की चीज इस देश से खत्म हो जाएगी, दुनिया से खत्म हो जाएगी। जब कभी भी दुनिया में कहीं बड़े भी लोग निकलते हैं तो रास्ते रुकते हैं, और लोगों के पास रास्ता और क्या है। मिसाल ये बताइए, जैसे वो ये किसान लोग जो हैं रेल रोको करके बैठे थे महीने भर, आपने भी अखबारों में पढ़ा होगा, मैंने भी अखबारों में पढ़ा, उनका आंदोलन चला है उनका पंजाब महीनों से चल रहा है। आपने जब नहीं सुना तो क्या करें? उनके पास एक रास्ता था कि वो घर बार चले जाए और मान लें भाई सरकार नहीं सुनेगा। लेकिन लोकतंत्र यही इसी बात का खेल है कि हम भाई, हमारी बात है तुम सुनो, और हमारी कोई जरूरी नहीं मानो, लेकिन जो कह रहे हैं उसके बारे में तर्क देकर या तो बताओ कि हम जो कह रहे हैं गलत कह रहे हैं, आप जो कह रहे हो सही कह रहे हो। उन्होंने कहा दिल्ली चल रहा है। भाई नेशनल कैपिटल में ना आए तो कहाँ जाए? क्या वो मणिपुर की कैपिटल जाएंगे? क्या वो जयपुर जाके धरना देंगे? अरे केंद्र की सरकार ने कानून बनाया, केंद्र में आएंगे। तो आपकी जिम्मेदारी है कि उनको समझाना, उनको ठीक से बताना। और अगर आप देखिए, सरकारों का जैसे कहते हैं नेचर यही है कि वो एक जज करती है कि लोगों का सेंटिमेंट क्या है, और जो बात कह रहे हैं उनमें टिल्ट। देखिए, दोनों पक्षों के पास बड़े मजबूत तर्क हैं कि सरकार के पास भी तर्क है कि भाई किसानी नहीं बढ़ रही है और दुनिया भर में इस तरह की कॉर्पोरेट्स लोग इन्वॉल्व होते हैं तो किया जाना चाहिए। एक तर्क ये है। दूसरा तर्क यह है किसानों का कि भाई आप हमें मार रहे हो क्योंकि आप किसान उनको घुसा दोगे, इंडस्ट्रीज को घुसा दोगे। आप मेरे साथ ये बताइए कि भारत में जो जितनी आर्थिक नीतियां हैं वो किसकी कॉपी कर पाई? नहीं। आपने अपनी स्थिति देखकर कुछ कॉपी की सोवियत रूस से, कुछ कॉपी की यूरोपियन कंट्री से, कुछ कॉपी कर लिए आपने अमेरिका से। हर चीज तो नहीं कर लेते आप। अमेरिका में भी जो कॉर्पोरेट के खिलाफ इतना आंदोलन चलते हैं, जो ये बड़े बड़े जो ये चेन्स हैं जैसे वॉलमार्ट टाइप, इन्होंने वहां की इकोनॉमी को चौपट कर दिया पूरा। वहां के जितने भी छोटे छोटे दुकानदार थे मर गए। देखिए, वो तो अमेरिका है, वो जिस तरह चला रहे चलाए, हमसे कोई लेना देना नहीं। आप अपनी ही हालत देखिए। आपके लोग छोटी छोटी परचून की दुकान रखकर, चाय की दुकान रखकर, छोटे छोटे ठेलों पे बेचकर तो अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। उनका तो आप कुछ कर ना पाए। 70 साल से आप ये नारेबाजी करा रहे हैं, गरीबी हटाओ और हमें स्वराज दो और अच्छे दिन आए, ये सब करते रहते हो। करते धरते तो कुछ हो नहीं। और जब ये बात आती कि भाई ये मत करो, नहीं हम और मर जाएंगे, हम तो ऐसे मरे हुए हैं, तब आप कहते हो नहीं ये तो होना बड़ा जरूरी है। तो दूसरा, कोर्ट को इन सब मामलों में मेरे विचार से दखल नहीं देना चाहिए। उसे कहना चाहिए देखो तुम चुनकर आए हो, वो तुम्हारे वोटर हैं, आपस में समझ लो।
हमारा इसमें कोई रोल नहीं जब तक कि वो वायलेंट नहीं है। अब वायलेंट हो तो तुम्हारे पास अधिकार है उनको रोकने का। अब हर बार आप धरना प्रदर्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट, शाहीन बाग के केस ने एक अलग डायमेंशन हमारे देश में पैदा कर दिया है कि आप जो है सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करके कमेटी बना देती है। देखिए सुप्रीम कोर्ट को बहुत काम करना उसके पास है, वो अपना काम अच्छी तरह से करे, वो वही बहुत होगा। हाइबियस कॉर्पस की पिटीशन उसे पहले सुननी चाहिए, जितने कानून चैलेंज हुए वो सुननी चाहिए, इलेक्टोरल बॉन्ड को चैलेंज किया गया उसको सुनना चाहिए, पीएम केयर फंड के बारे में पिटीशन पड़ी उसको सुनना चाहिए। ये सब कह देना चाहिए तुम्हारा काम है, तुम चुनकर आए हो, तुम कानून बनाते हो, इसमें कितना कानून वापस कर लो, खत्म हो गई बात। मिश्रा जी एक तो ये, दूसरा जो आपने बात कही, देखिए ये जो जितने नैरेटिव सेट किए जा रहे हैं ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। एक और नैरेटिव आजकल चल रहा है कि ये किसान जो है धान बो बो कर सारा पानी पी जा रहे हैं, ठीक है, और ये तो कुछ दिन में बर्बाद कर देंगे और ये सुन नहीं रहे। मिश्रा जी इससे ज्यादा झूठ कोई नहीं हो सकता। केंद्र सरकार हर साल ये लक्ष्य निर्धारित करती है कितने मिलियन टन गेहूं पैदा होगा और कितने मिलियन टन चावल पैदा होगा, उसी के अनुसार कितने लाख हेक्टेयर पर गेहूं बोया जाएगा और कितने लाख हेक्टेयर पर चावल बोया जाएगा, कितने लाख हेक्टेयर पर दाल बोई जाएगी, कितने लाख हेक्टेयर पर गन्ना बोया जाएगा, ये सब आप निर्धारित करते हो केंद्र सरकार में। उसी के अनुसार आप बीज की तैयारी करते हो, आपने ही लक्ष्य निर्धारित किया, आप ही ने पैदावार का लक्ष्य निर्धारित किया, आप ही ने उतने बीज पैदा कराए। अब आप ही कहते हो कि किसान ये सुन नहीं रहा हमारी, वो ज्यादा चावल पैदा कर रहा है। अरे क्यों झूठ बोलते हो आप? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। देखिए सरकारों से ये जिम्मेदारी है, सरकारों की जिम्मेदारी है, उन्हें बहुत जिम्मेदार होना चाहिए। देखिए हम जो अब बाहर है व्यवस्था के, वो कुछ भी बोल दे, वो किसी चीज को कुछ भी कह दे, लेकिन सत्ता में, सरकार में जो सबसे जिम्मेदार व्यवस्था है पूरे देश की, उससे कम से कम ये अपेक्षा नहीं है कि गलत तथ्य बोले, उसको सच बोलना चाहिए। और अगर आपको ये जानकारी नहीं तो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, ये आपका पैदा किया हुआ है। दूसरा ये कहना ये नक्सल है, ये खालिस्तानी, ये तो सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है। देखिए सरकार क्या चाहती है कि उसका कोई विरोध ना हो। देखिए संविधान ने विरोध पक्ष पैदा किया है, लिखती अपोजिशन का काम है सिर्फ अपोजिशन करना, उसका काम है सरकार का गुणगान करना नहीं। इसी तरह प्रेस का काम है सरकार के ऊपर दृष्टि रखना, उसकी प्रशंसा करना नहीं। तो मिश्रा जी दो संस्थाएं ऐसी हैं, एक प्रेस और एक अपोजिशन, जिसको संविधान ने यही काम सौंपा है कि सरकार की कमियों को उजागर करिए, सरकार की कमियों को जनता के सामने लाइए। अपोजिशन अगर अच्छा, उसी तरह से लोगों के पास जिम्मेदारी है कि वो सरकार की कमी को बताएं। आज किसान ये कह रहे हैं कि भाई आप जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, आप जो मंडियों को सरकारी मंडियों को अबॉलिश कर रहे हैं वो गलत है, आप उसको फैलाव करिए। देखिए हमेशा मैं आपसे बताऊं, एमएसपी जो है, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, उसका मंडियों से कोई लेना देना नहीं। देखिए हम उस समय एमएसपी को इम्प्लीमेंट करते थे जब मंडियां नहीं थी। हम आपसे बताएं, हम उस समय सेवा शुरू किए जब मंडियों को हम लोग बनवाते थे। हमने कम से कम आधा दर्जन जिलों में मंडियों की जमीन को अधिग्रहण किया है, तब मंडी नाम की चिड़िया नहीं थी। तो लेकिन एमएसपी था। हमारे देश में दिक्कत यह है कि या तो सरकार नहीं समझती, या जानना नहीं चाहती, या जानती है लेकिन गलत बता रही है। ये तीनों अलग अलग चीज। एक आखिरी सवाल हम चाहते हैं कि आप उस पर भी थोड़ा सा अपनी राय बताएं और विस्तार से बताएं कि संविधान में क्या व्यवस्था है। इस समय देश में एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है पिछले 6-7 वर्षों से, कि केंद्र सरकार संविधान का नाम लेके कानून बना देती है, राज्य सरकारें उसी संविधान का नाम लेके उन कानूनों के खिलाफ दूसरा कानून अपने अपने विधानसभाओं से पारित कर देते हैं। सब यही कह रहे हैं कि संविधान की रक्षा कर रहे हैं और संविधान की रक्षा करना चाहते हैं। तो इस समय जितने काम देश में हो रहे हैं,
चाहे वो सुप्रीम कोर्ट कर रहा हो या राज्य सरकारें कर रही हो या केंद्र सरकार कर रही है, वो संविधान के नाम पर हो रहे हैं, संविधान की आड़ में हो रहे हैं और संविधान को बचाने के मकसद से किए जा रहे हैं। तो ये क्या है, मुझे लग रहा है कि जो फेडरल स्ट्रक्चर था हमारे देश का, कहीं हम सोवियत रसा की तरफ तो नहीं बढ़ते जा रहे हैं। सोवियत रूस के विघटन के पहले वहां भी धीरे धीरे इसी तरह के माहौल बन रहे थे कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के बजाय धीरे धीरे असंतोष बढ़ता गया और एक स्थिति आई कि वहां के राष्ट्रपति गोर्बाचोव के जमाने में जो सोवियत रूस के घटक राज्य थे वो सब अपने को स्वतंत्र डिक्लेयर कर दिए। ग्लासनोस्ट पेरेस्ट्रोइका के जरिए रिफॉर्म वहां भी चल रहा था और उनको नोबेल पीस भी दिया गया था गोर्बाचोव को, अमेरिका की तरफ से वो शांति दूत हैं। तो शांति दूत तो बन गए लेकिन सोवियत रूस का विघटन करके चले गए। हमारे देश की स्थिति आपको क्या लग रही है? कृषि कानून या कृषि के लिए कानून बनाने का अधिकार हमारे संवैधानिक व्यवस्था में केंद्र सरकार को थी कि राज्य सरकारों को थी? एक तो इसके बारे में हम चाहते हैं कि आप थोड़ा स्थिति स्पष्ट करें। और दूसरा जो हालात देखने को मिल रहा है कि अलग अलग राज्यों ने केंद्रीय कानून के खिलाफ राज्य विधानसभाओं से दूसरा कानून बना दिया। अब अप्रूवल के लिए राजभवन में भेजना पड़ा गवर्नर्स के पास। गवर्नर केंद्र के नुमाइंदा हैं, राज्यों द्वारा बनाए गए कानून का अप्रूवल नहीं दे रहे हैं, लेकिन विधानसभा से पारित हो गया। तो जो विधानसभाओं की ऑटोनॉमी है, जो संविधान में उनको भी एक अलग अधिकार दिया गया है, उसका क्या हो? और ये संविधान हमारा किधर जा रहा है और हमारा देश किधर जा रहा है इस भारतीय संविधान के नाम पर? देखिए मिश्रा जी, इसका मूल है नियत। सारी देखिए कानून जो है वो एक मार्गदर्शक मात्र होते हैं, मार्गदर्शक। लेकिन हर एक को पता रहता है कि वो ठीक कर रहा है कि नहीं ठीक कर रहा है। देखिए संविधान हर चीज नहीं बता सकता, सारे कानून हर चीज नहीं बता सकते, लेकिन वो एक मार्गदर्शक एक होते हैं। उसके बाद वो नियत, सद नियत से आप काम करेंगे सब काम हो जाएगा। लेकिन जहां तक आपका प्रश्न है, देखिए कृषि जो है स्टेट सेक्टर है, स्टेट लिस्ट में है। देखिए संविधान निर्माताओं ने जब 3 लिस्ट बनाई, केंद्रीय लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, तो उन्होंने बड़े विचार विमर्श करके ये सोचा कि भाई क्या क्या चीजें किसके पास होनी चाहिए। तो कृषि राज्यों के पास है, तो केंद्र सरकार को इसमें दखल नहीं देना चाहिए, ये संविधान के खिलाफ है। इसीलिए देखिए होता क्या था कि ये लोग मॉडल एक्ट बना के भेजते हैं, सिर्फ इतना आप कर सकते हैं, मार्गदर्शक। जैसे एपीएमसी एक्ट का मॉडल एक्ट बनाया गया, सभी राज्यों को भेजा गया कि भाई देखो ये हम लोग का सोचना है, लेकिन चूंकि राज्य का विषय है इसलिए आप इसको जैसा चाहो कर लो। कुछ राज्यों ने किया, कुछ ने नहीं किया। बिहार ने एपीएमसी एक्ट को कभी बनाया या खारिज कर दिया, केरल ने लागू किया। इस तरह अपने अपने सबके पास, इसका मतलब है कि लोगों के पास अपने अधिकार थे। और यही सच भी है कि कृषि संबंधी जो वो है कानून है, उनको बनाने का पूर्ण अधिकार राज्यों के पास है। जिस संविधान की शपथ लेकर आप प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री सब बनते हैं, उसको आपको मानना पड़ेगा। और आप चाहें या ना चाहें, देश के संविधान के अनुसार चलेगा। इसलिए कृषि कानूनों को बनाने का अधिकार सीधे सीधे राज्यों के पास था। इसमें केंद्र सरकार को मार्गदर्शक सिद्धांत दे सकते हुआ कि आप भाई मदद करने के लिए कि आपने कंसल्टेशन किया, ये बता दिया, लेकिन आपको कानून नहीं बनाने चाहिए थे। दूसरा, जो हम लोग जिस दिशा में चल रहे हैं, देखिए देश को सन 50 में जब इसको वो हो गया, संविधान इसका लागू हो गया, तो अब से करीब 70 साल हो चुका है। 70 साल में 6 साल से पहले, इन 6 वर्षों से पहले ये स्थितियां ज्यादा नहीं आई कि राज्य और केंद्र में लगातार झगड़े होते हो। आए, बहुत हुई, सरकारों को गलत ढंग से डिसमिस किया गया, ये सब चीजें हुई। लेकिन ये इन चीजों पर कानून बनाने की शक्तियों और इन पर जो आए भी, वो सुप्रीम कोर्ट तक जाकर या हाई कोर्ट तक जाकर उनका निपटारा हो गया। कई बार ऐसे राज्यों में ऐसे भी नेता आए जिनकी सोच बड़ी छोटी थी, और कभी कभी केंद्र में भी ऐसे लोग प्रधानमंत्री बने, इनकी सोच नहीं थी, तो उन्होंने इसमें विवाद पैदा किया, लेकिन वो शांत हो गया। लेकिन इधर जो है ये बात काफी बढ़ती जा रही है।
इसी का छोटा उदाहरण वेस्ट बंगाल के 3 पुलिस अधिकारियों के मामला भी, ये सब चीजें जो हमारे संवैधानिक स्ट्रक्चर है उसको बहुत नुकसान पहुंचाती है। देखिए ये देश बड़ी मुश्किल से एक जैसे कहते हैं एक देश के रूप में उभरा है और 70 साल से अच्छा खासा चल रहा है, इसका एक अपना संविधान है। तो हर एक नेता को, चाहे वो राज्य का हो केंद्र का हो, उसको संविधान के दायरे के तहत रह के काम करना चाहिए। उसके बियॉन्ड जाने की किसी को नहीं करनी चाहिए जरूरत, और अगर इसमें परिवर्तन की जरूरत है तो सबको मिलाकर बात करके करिए। जैसे जीएसटी था, जीएसटी एक अच्छा उदाहरण है। जब सारे राज्यों की आपने सहमति ली और सहमति लेने के बाद आपने एक कानून पास कराया और संविधान में दी गई उस शक्ति को जो सभी राज्यों के पास वो टैक्स लगाने की थी, वो सबने मिलकर अपनी राज्यों की शक्ति भी केंद्र को दे दी। इस तरीके से काम होने चाहिए। जबरदस्ती से ऑर्डिनेंस लाना और रातों रात कानून बना देना और जो भी आपके विरोध में बोले वो नक्सली घोषित कर देना, आतंकवादी घोषित करना, इस तरह देश नहीं चलता। बिरसा जी, ये अच्छी बात नहीं है। और ये जितनी जल्दी इस देश के जो लोग शासन कर रहे हैं वो समझ लें वो अच्छा है, क्योंकि ज्यादा दिन चला नहीं पाएंगे। ये सब प्रवृत्तियां ज्यादा दिन चलेगी नहीं। जब इमरजेंसी नहीं चल पाई, ये कैसे चल सकते हैं? इनका तो पतन हो जाएगा अगर इन्होंने अपना रास्ता नहीं बदला तो। बहुत बहुत धन्यवाद इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए हमारे दर्शकों से। नमस्कार। बहुत धन्यवाद।